फ्रेंड्स, हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक मंदिर के सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से कुछ लोग उतरते हैं जो देखने में बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे। सारे बॉडीगार्ड्स एक कतार में खड़े हो जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी जाकर एक सफेद आलीशान कार का गेट खोलता है, जिसमें से एक नौजवान जो तकरीबन 28 साल का होगा उतरता है। फिर वो नौजवान खुद जाकर दूसरे साइड का गेट खोलता है, जिसमें से एक औरत जो करीब 75 से 80 साल की होगी एक 4 साल की बेहद मासूम बच्ची को लेकर उतरती है। अब सब लोग ऊपर मंदिर में जाते हैं। तभी आरव का फोन बजता है और वो साइड में जाकर बात करने लगता है। आर्या, जो वहीं अपनी बॉल से खेल रही थी, अपनी बॉल लेने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे जाती है जहां उसकी बॉल गिर गई थी। तभी अचानक दो बाइक सवार, जिन्होंने पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे और जिनका फेस भी कवर था, वो एकदम से आते हैं और बाइक पर पीछे बैठा शख्स आर्या को उठा लेता है और बाइक जल्दी से आगे बढ़ा देता है। आरो इतना सब होता देख जल्दी से उनके पीछे चिल्लाकर भागता है। आरो, गार्ड, जल्दी पकड़ो उन्हें, वो आर्या को लेकर गए हैं। सारे गार्ड चौकन्ने होकर जल्दी से उन बाइक के पीछे जाते हैं और आरो भी उनके साथ जाता है। वहीं बाइक पर आर्या का रो रो कर बुरा हाल था। तभी एक लड़की जिसने साड़ी पहनी हुई थी और देखने से वो करीब 24-25 साल की होगी, उस बच्चे की आवाज से उनकी तरफ देखती है। फिर बिना कुछ सोचे अपना बैग जो उसके हाथों में था उस बाइक चलाने वाले शख्स पर फेंक कर मारती है। अचानक मुंह पर कुछ पड़ने से बाइक चालक का ध्यान बाइक से हट जाता है, जिससे बाइक अनकंट्रोल होकर गिरने लगती है, जिससे बाइक पर पीछे बैठे शख्स के हाथ से आर्या उछलकर गिरने लगती है। तभी वो लड़की जिसने उन बाइक सवार को गिराया था, वो दौड़कर आर्या को अपनी गोद में पकड़ लेती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि पीछे आ रहे आरव और उसके सारे गार्ड हैरान रह गए। किसी ने भी कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था। वो लड़की आर्या को चुप कराती है, फिर उसे देखकर, हे बेबी, तुम ठीक हो ना? लड़की की बात सुनकर आरव का एक आदमी आर्या की तरफ उसे लेने के लिए बढ़ता है। तभी वो उसे रोक देता है और उस लड़की की तरफ देखता है जो काफी सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। आर्या उस लड़की की बात सुनकर काफी देर चुप रहती है। फिर उसकी तरफ देखते हुए तोतली आवाज में, मैं ठीक हूँ। आर्या की बात सुनकर जहां वो लड़की मुस्कुराने लगती है, वहीं आरव उसके गार्ड चौंक जाते हैं, क्योंकि आर्या ने आज तक किसी से एक शब्द नहीं कहा था। उसे बोलते बनता था, पर वो शुरू से ही किसी से कुछ नहीं बोली। कितने डॉक्टर ने उसे देखा, पर सब नाकामयाब रहे। कोई भी आर्या से कुछ बुलवा नहीं पाया और ये बात सब जानते थे। ऐसे किसी अनजान से बात करना सबकी हैरानी का कारण था। वो लड़की मुस्कुराते हुए, हाँ, वैसे मेरा नाम सिया है, और आपका क्या नाम है बेबी? आर्या। आल्या। सिया मुस्कुराते हुए, बहुत प्यारा नाम है, पर आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? सिया की बात सुनकर आर्या कुछ नहीं बोलती है। तभी आरो वहां आ जाता है। आर्या आरो को देखकर उसके पास आ जाती है। सिया आरो को देखकर, आप? आरो, सी इज माई डॉटर। आरो की बात सुनकर सिया गुस्से से, कितने लापरवाह इंसान हैं आप। आपको जरा सा भी अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। अभी कुछ हो जाता तो? आरो, एक्सक्यूज मी। सिया, व्हाट एक्सक्यूज मी है? अरे, अगर अपनी बेटी को संभाल ही नहीं सकते थे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही क्यों? आरो सिया की बात सुनकर हैरान रह जाता है। जो लड़की थोड़ी देर पहले इतनी मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, वो अचानक गुस्से से फट पड़ी थी उसके ऊपर। सिया, कहाँ है इसकी माँ? बुलाओ उसे, मैं उनसे बात करती हूँ। सिया की बात सुनकर आरो गुस्से से लाल हो जाता है। वो जोर से चिल्लाकर सिया को चुप करा देता है। आरो, बस, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर चढ़ोगी। फिर एक गार्ड को आवाज लगाकर उससे कहता है, इन्हें जो चाहिए वो दे दो। कहकर वो आर्या को लेकर वहां से चला जाता है और सिया गुस्से से उसे जाते हुए देखने लगती है। वहीं आरो के गार्ड उन दोनों बाइक वालों को अपने साथ ले जाते हैं, जो सिया के एक मूव की वजह से जब से सड़क पर ही घायल पड़े थे। थोड़ी देर बाद ए कारपोरेशन में आरो
अपने ऑफिस में बैठा सिया के बारे में सोच रहा था। तभी एक आदमी उसके ऑफिस में आता है। आदमी, बॉस आपने बुलाया? आरव, हाँ रवि, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद फैमिली की सिक्योरिटी टाइट कर दो। मैं नहीं चाहता अब ऐसा कुछ भी हो। रवि, ओके बॉस, मैं कर दूंगा। और कुछ? आरव, हाँ, उस सुबह वाली लड़की की पूरी डिटेल निकालो। रवि, जी, कल तक आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आरव, हाँ, वैसे उन बाइकर से कुछ पता चला कि किसने भेजा था उन्हें? रवि, नहीं, अभी तक तो नहीं, पर कोशिश जारी है। आरव, ठीक है, तुम जाओ। रवि, जी बॉस, कहकर चला जाता है। रवि आरव का खास आदमी है और साथ ही उसके गार्ड्स का हेड भी, जिसने शुरू से ही आरव की सिक्योरिटी का ध्यान रखा था। एक अंधेरे कमरे में, जहां रोशनी के नाम पर केवल एक रोशनदान था जिससे हल्की हल्की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी, वहां दो आदमी कुर्सी पर बेहोश बैठे थे। उनके हाथ बंधे थे और चेहरा बता रहा था कि बहुत टार्चर किया गया था उन्हें। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर आता है। अंधेरे में भी उसकी पर्सनालिटी अलग ही लग रही थी। वो बहुत रोबीला लग रहा था। वो शख्स पास पड़ी एक चेयर पर बैठ जाता है और कुछ इशारा करता है। तभी कुर्सी पर बंधे आदमी पर बर्फ का ठंडा पानी डाला जाता है। ठंडे पानी के पड़ते ही दोनों आदमियों को होश आता है, पर सामने बैठे शख्स को देखकर दोनों ही डरने लग जाते हैं। वो शख्स उन आदमियों को देखकर, कोई मुझ पर वार करे मैं फिर भी सह लूं, पर जब बात मेरी फैमिली की आती है तब मैं चुप नहीं बैठता। अब तुम्हारे पास केवल दो ऑप्शन है, या तो सच बताओ कि मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए किसने भेजा, या फिर अपनी मौत को बुला दो। उस शख्स की बात सुनकर दोनों आदमी डर जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम पैसों की लालच में ये सब कर रहे थे, प्लीज सर। दूसरा आदमी, हाँ सर, और हमें ये सब एक आदमी ने करने को कहा था और बदले में बहुत सारे पैसे भी दिए थे। शख्स, कौन सा आदमी? दूसरा आदमी, हमें नहीं पता, हमने उसका चेहरा नहीं देखा था। तभी एक जोरदार आवाज के साथ एक गोली उस आदमी के पैर पर लगती है और वो दर्द से तड़प उठता है। शख्स, सच बताओ वरना आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। पहला आदमी, हम सच कह रहे हैं, हमें जितना पता था हमने सब आपको बता दिया, अब प्लीज हमें छोड़ दीजिए। शख्स, मतलब तुम लोग मेरे कोई काम के नहीं हो, ठीक है। फिर दो गोली उन दोनों आदमियों को मार देता है, जिससे दोनों की सांसें तुरंत ही रुक जाती हैं। फिर वो शख्स कुर्सी से उठते हुए अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाले को, यह आरव अग्निहोत्री कभी जिंदा नहीं छोड़ता, कहकर वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। पास खड़ा रवि दोनों आदमियों की लाश ठिकाने लगाने में जुट जाता है। वहीं सहारा, जो कि एक अनाथ आश्रम का नाम है, वहीं सिया एक बेंच पर बैठी हुई थी। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसे सब काकी माँ कहकर बुलाते हैं, सिया के पास आती है। काकी माँ सिया के सर पर हाथ फेरकर, क्या बात है बिटिया, आज फिर कुछ हुआ है क्या? सिया मुस्कुराते हुए, आपको कैसे पता काकी माँ कि आज भी कुछ हुआ है? काकी माँ मुस्कुराते हुए, क्योंकि आप तभी यहाँ आती हैं जब कोई बात हुई हो और आपको सुकून की तलाश हो। सिया, हाँ काकी माँ, आज भी मैं यहाँ सुकून की तलाश में ही आई हूँ। काकी माँ, पर बिटिया हुआ क्या है? सिया, कुछ नहीं काकी माँ, आज ना एक बहुत क्यूट सी बच्ची मिली, पर। काकी माँ, पर क्या? सिया, पर ये काकी माँ कि उस बच्ची का पिता बहुत खड़ूस था। एक तो खुद अपनी बच्ची को संभाल नहीं पाया और ऊपर से मुझे थैंक यू करने की बजाय मुझे ही चिल्ला रहा था। उस खड़ूस को मैं कभी नहीं भूल सकती। देखने में कितना हैंडसम था, पर था एक नंबर का खड़ूस। काकी माँ मुस्कुराते हुए, बस भी कीजिए बिटिया, क्यों अपना खून जला रही हैं? अब शांत भी हो जाइए। चलिए कुछ खा लीजिए, भूख लगी होगी आपको। सिया उठते हुए, अरे नहीं नहीं काकी माँ, मैं घर जाकर खा लूंगी, आप परेशान मत होइए। काकी माँ, अच्छा, घर जाकर? आप पहले अपने लिए खाना बनाएंगी फिर खाएंगी, इससे अच्छा है आप यहीं खा लीजिए, चलिए। सिया, पर काकी माँ पर वर कुछ नहीं, चलिए कहकर सिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। वहीं आरव की गाड़ी एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकती है, जिसके बाहर लिखा था अग्निहोत्री मेंशन। आरव गाड़ी से बाहर आता है और मेंशन के अंदर जाता है। आरव श्याम काका को देखकर, काका आरू कहाँ है, उसने कुछ खाया?
श्याम काका, जो कि इस मेंशन के सेफ होने के साथ साथ मेंशन के केयर टेकर भी हैं। श्याम काका, हाँ बेटा, आरू बिटिया ने खाना खा लिया था और वो अपने रूम में सो रही है। मैं आपके लिए खाना निकालूं? आरू, नहीं काका, रहने दीजिए, भूख नहीं है, कहकर वो ऊपर आर्या के रूम की तरफ चला जाता है। वहीं श्याम काका आरो को देखकर, पता नहीं कब आरो बेटे की जिंदगी में खुशियां आएगी, कब कोई ऐसा आएगा जो इनका ध्यान रख सके, कहकर वह वापस अपने काम में लग जाते हैं। वहीं ऊपर आरो आर्या के रूम में आता है, जहां आर्या अपने टेडी को पकड़कर बेड पर आराम से सोई हुई थी। आरो आर्या को देखकर मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और अपने रूम में जाकर फ्रेश होता है, फिर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिया सहारा अनाथालय का नाम से वापस अपने घर आती है, फिर फ्रेश होकर सो जाती है। अगली सुबह अग्निहोत्री मेंशन में आरो अपनी जिम में पसीना बहा रहा था। तभी आर्या, जो कि अभी भी नींद में थी, अपने हाथ में टेडी पकड़कर आरो के पास आती है। आरो आर्या को देखकर मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग आरू। आर्या आरो को जवाब दिए बिना गुस्से से मुंह मोड़ लेती है। आरो आर्या के पास आकर, अरे आरू तो नाराज लग रही है, पर क्यों, कुछ हुआ है क्या? आरू आर्या अपने गालों में हवा भरते हुए उनको फुलाकर आरो को घूर कर देखती है। आरो आर्या को अपनी गोद में उठाकर, अरे अब तो आरू के गाल गुस्से से और भी फूल गए हैं, लगता है आरू अपनी डैडी से बहुत नाराज है। आर्या कुछ नहीं बोलती है। तभी श्याम काका आर्या को रेडी करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं, तो वहीं उन्हीं के साथ चली जाती है। वहीं सिया के घर पर हमारी सिया अभी भी सो रही थी, क्योंकि उसे अपनी नींद सबसे ज्यादा प्यारी थी। थोड़ी देर बाद सिया उठी और अपने होम थिएटर में गाने चलाकर डांस करने लगी। फिर फ्रेश होकर अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने चली गई। थोड़ी देर बाद सिया अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं अग्निहोत्री मेंशन में आरो और आर्या डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आरो देख रहा था, ना तो आर्या कुछ खा रही थी, ना ही उसने कुछ बोला था। आरो आरू ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से। आर्या कुछ नहीं बोली। तभी रवि आरो के पास आता है, जिसके हाथ में फाइल थी। रवि आरो को फाइल देकर, बॉस काम हो गया, पर केवल पिछले 2 साल के ही रिकॉर्ड हाथ लगे हैं, उसके पहले का कुछ नहीं मिला है। लड़की का नाम? आरो फाइल पढ़ते हुए बीच में ही, सिया शर्मा। रवि, जी बॉस, वो पिछले 2 साल से आरके कंस्ट्रक्शन में मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रही है। आरो, फैमिली का कुछ पता है? रवि, नहीं बॉस, हमने बहुत कोशिश की पर पता नहीं चला। आर, ठीक है रवि, तुम जाओ, और हाँ, आर के कंस्ट्रक्शन के बॉस से मेरी फ़ोन पर मीटिंग फिक्स करो। रवि आरो की बात सुनकर चले जाता है। रवि के जाने के बाद आरो आर्या को देखता है, जो अभी भी अपना मुंह फुलाए बैठी थी। आरो फाइल में से सिया की फोटो निकालता है और आर्या के आगे बढ़ा देता है। जैसे ही आर्या की नज़र सिया की फोटो पर जाती है, वो खुश हो जाती है और उसका फूला हुआ मुंह खुशी से खिल जाता है। आरो आर्या को देखकर, क्या अब भी आर्या अपने डैडी से नाराज है? आरो की बात सुनकर आर्या ना में अपना सर हिला देती है। आरो आर्या को देखकर मुस्कुराते हुए, ओके चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। आर्या आरो को देखती है तो आरो आर्या का इशारा समझकर कहता है, अभी नहीं। आरो की बात सुनकर आर्या वापस मुंह फुला लेती है तो आरो कहता है, कल आप उससे मिल सकती हैं, मैं खुद आपको उससे मिलवाऊंगा। आरो की बात सुनकर आर्या खुश होते हुए उसे देखती है तो आरो कहता है, प्रॉमिस, पर अब आप ब्रेकफास्ट करो। आर्या हाँ में अपना सिर हिलाकर ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद आरो अपने ऑफिस में होता है। तभी रवि उसके पास आकर फोन पकड़ाते हुए कहता है, बॉस, आर के कंस्ट्रक्शन के एमडी लाइन पर है। आरो हाँ। आरो फोन पर कुछ बात करता है। थोड़ी देर बाद फोन रख देता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं सिया अपने ऑफिस आर के कंस्ट्रक्शन पहुंचती है तो उसे पियून से पता चलता है कि उसे बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। सिया हाँ बोलकर बॉस के केबिन में जाती है। सिया, आपने बुलाया सर? रमेश कश्यप, बॉस। हाँ सिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। सिया, कहिए ना सर। रमेश, सिया, हमने हमारी कंपनी के लिए एक नई मैनेजर ढूंढ ली है, तो बेहतर होगा तुम अब यहाँ ना आओ। सिया अपने बॉस की बात सुनकर चौंकते हुए, पर सर क्यों, और मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझे ऐसे अचानक निकाल रहे हैं?
रमेश, सिया, तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारी ज्वाइनिंग के समय ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था हमारे बीच, सो मैं तुम्हें जब चाहूँ निकाल सकता हूँ। और रही बात रीजन की, तो मुझे तुमसे अच्छा कोई मिल गया, इसलिए मैं तुम्हारी जगह उसे दे रहा हूँ। अपनी बॉस की बात सुनकर सिया को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से, ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, पर याद रखना सिया शर्मा मांगने वालों में से नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने गिड़गिड़ा कर अपनी जॉब भी नहीं मांगूंगी। और हाँ, आप क्या निकालोगे, मैं खुद इस जॉब से रिजाइन करती हूँ, कहकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। रमेश हैरानी से सिया को जाते देखते रहते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी शांत से रहने वाली सिया का ये रूप भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद गुस्से में सिया आ तो चुकी थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। घर का किराया और खुद के खर्चे उठाने के लिए उसे जॉब तो करना ही था। उसने फोन पर कई जगह बात की, पर शुरू में तो सब हाँ बोलते थे, पर जैसे ही सिया अपना नाम बताती तो सब मना करके फोन काट देती थी। अपनी उदासी और हताशा को लिए सिया शाम को घर पहुंचती है। वहीं आरो आज घर जल्दी आ गया था। उसे पता चल गया था कि सिया को जॉब से निकाला जा चुका है। वो खुश था, और वो भी क्यों ना, उसी ने तो फोन पर रमेश कश्यप से यही करने को कहा था। वो जानता था कि अब आगे क्या करना है। अगली सुबह सिया की नींद उसके फोन की आवाज से खुलती है। सिया फोन उठाकर हेलो, दूसरी तरफ से हेलो मैम, आप सिया शर्मा बोल रही हैं? सिया, जी कहिए। दूसरी तरफ से, मैम, मैं ए कारपोरेशन से बोल रहा हूँ। मैम, आपका सीवी हमें मिला था, जो कि काफ़ी पसंद आया। आप आज हमारी कंपनी आ जाइए जॉब के लिए। सामने वाले की पूरी बात सुनकर सिया खुश हो जाती है, और वो ओके बोलकर जल्दी से फ़ोन काट देती है। फिर अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन करके डांस करती है, और थोड़ी देर बाद फ्रेश होने चली जाती है। वहीं अग्निहोत्री मेंशन में आरो के पास फ़ोन आता है। आरो उसे रिसीव करता है तो सामने से कुछ कहा जाता है। आरो फोन पर, ओके, आज मैं ऑफिस में नहीं आऊंगा, तुम उसे मेरे घर पर भेज देना, कहकर फोन काट देता है। फिर खुद से, मुझे आपका इंतजार रहेगा मिस सिया शर्मा। नो नो, होने वाली मिसेस सिया आरो अग्निहोत्री। इधर सिया ए कारपोरेशन पहुंचती है। थोड़ी देर बाद सिया बहुत खुश थी। उसे पीए की जॉब मिल चुकी थी, और अब उसे अपने बॉस के घर जाना था, तो वो वहां का एड्रेस लेकर निकल जाती है। वहीं अग्निहोत्री मेंशन में आरो आज घर पर था, तो वो आर्या के साथ बाहर गार्डन में ही खेल रहा था। तभी उसका ध्यान सिया पर जाता है, जो अग्निहोत्री मेंशन के अंदर आ रही थी। वो जानबूझकर बॉल दूर फेंकता है, और फिर आर्या को उसे लाने को बोलता है। तब तक सिया गार्डन में आ चुकी थी। फिर पास के एक आदमी के पास जाती है, जो शायद वहां का काम करता था। सिया उस आदमी से, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर आरो अग्निहोत्री कहाँ मिलेंगे? वो आदमी सिया की बात सुनकर आरो की ओर इशारा करता है। बॉस, वो है। सिया उस आदमी की बात सुनकर आरो को देखती है, जिसकी पीठ सिया की तरफ थी। फिर उसके पास जाकर, गुड मॉर्निंग सर, मैं सिया शर्मा आपकी पीए हूँ। सिया की बात सुनकर आरो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है, तो सिया उसे देखकर शॉक हो जाती है। सिया हैरान होकर, तुम? आरो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए, क्यों, किसी और को एक्सेप्ट किया था क्या? सिया गुस्से से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, काम करते हो यहाँ? आरो, तुम्हें क्या लगता है? सिया मुस्कुराते हुए, जिस तरह तुम हो, पक्का आरो सर के यहाँ काम करते होगे। आरो घर के कपड़ों में था। उसने नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। वैसे एक बात बता दूं, अब तुम्हारी जॉब यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि मैं अभी आरो सर को जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। आरो मुस्कुराती हुई, रियली? तो जाओ, जाकर बताओ अपने उस आरो सर को। सिया गुस्से से, हाँ हाँ जा रही हूँ, मिलने नहीं आई हूँ, कहकर वह अंदर की ओर बढ़ जाती है। वहीं आरो भी मुस्कुराते हुए सिया के पीछे अंदर आता है। सिया खुद से बड़बड़ा रही थी, दिखने में कितना क्यूट और हैंडसम है, पर है बड़ा खड़ूस। आरो जो सिया के पीछे था, उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, पर कहता कुछ नहीं। सिया जब अंदर आती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अंदर से घर बाहर से भी ज्यादा सुंदर और बड़ा था। तभी सिया की नजर हॉल में लगी आरो और आर्या की फोटो पर जाती है, जिसे देखकर सिया दंग रह जाती है। सिया खुद से, मतलब वो खड़ूस ही आरो अग्निहोत्री है? तभी पीछे से आवाज आती है, अब भी शक है? सिया आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है तो हैरान रह जाती है। आरो उसके बहुत करीब खड़ा था। वो आरो की करीबी से डरकर पीछे हो जाती है,
और दीवार से सट जाती है। आरो मुस्कुराते हुए सिया के करीब आता है, फिर उसके कान में, कहो तो अपना आधार कार्ड दिखा दूं? सिया हिचकिचाहट में, नहीं 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 सर, वो मुझे पता नहीं था, सॉरी सर। आरो मुस्कुराते हुए सिया की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचता है, फिर प्यार से, अभी बाहर तो कोई मुझे काम से निकाल रहा था ना? सिया, नहीं सर, मैं कैसे, आप तो खुद मुझे जॉब पर रख रहे थे, मैं कैसे निकाल सकती हूँ? आरो मुस्कुराते, पर मैं तो खड़ूस हूं ना। सिया, नहीं सर, आप खड़ूस नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आरो मुस्कुराती, सच में? सिया बड़ी मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो इस वक्त आरो को बहुत मासूम लग रही थी। आरो महसूस करता है कि जब से उसने सिया को पकड़ा था, उसने एक बार भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो तो बहुत नॉर्मल होकर उससे बात कर रही थी। इससे पहले कि आरो सिया से कुछ कहता, तभी आर्या की आवाज आती है, जो सिया को वहां देखकर बहुत खुश हो गई थी। आर्या खुश होते हुए, एंजल। आर्या की आवाज सुनकर आरो सिया से दूर होता है। जब सिया आर्या को देखती है तो जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। सिया आर्या को गले लगाकर, आर्या कैसी हो तुम? आर्या खुश होते हुए, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो एंजल? सिया आर्या को देखकर मुस्कुराती, मैं भी ठीक हूँ बच्चा। आरो देख रहा था। आर्या, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, वो सिया को देखकर चुप ही नहीं हो रही थी, बस बोले जा रही थी। वहीं सिया भी ये भूलकर कि वो यहाँ किस काम से आई थी, आर्या से बात करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद आरो दोनों को देखकर, मिस सिया, अगर आपका हो गया हो तो क्या हम थोड़ी देर काम कर लें? आरो की बात सुनकर सिया को याद आता है कि वो किस काम से आई थी। फिर वो आर्या से अलग होकर आरो को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। सिया मुस्कुराते हुए आर्या से, आर्या, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, जब तक आप खेलो। सिया की बात सुनकर आर्या हाँ में अपना सिर हिला देती है। वहीं सिया आरो के साथ उसके स्टडी रूम में आती है। अंदर आकर सिया देखती है वहाँ बहुत सारी किताबें और फाइलें रखी हुई थी। वो रूम किसी ऑफिस से कम नहीं लग रहा था। अंदर आकर आरो अपनी चेयर पर बैठता है, फिर सिया को भी बैठने को बोलता है और दोनों काम में लग जाते हैं। काम करते हुए आरो कभी कभी सिया को देख लेता, जो पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद आरो की नज़र खड़ी पड़ जाती है। वो देखता है लंच का टाइम हो गया है, तो वो सिया को देखकर कहता है, मिस सिया। सिया आरो की आवाज़ सुनकर उसे देखती है, जी सर। आरो, लंच टाइम हो गया है तो चलिए लंच कर लीजिए। सिया, बस सर, ये आखिरी फाइल बची है, वो कर लो, फिर मैं लंच कर लूँगी। आरो अपनी जगह से उठकर सिया के पास जाता है, फिर उसके हाथ से फाइल अलग कर उसे जबरदस्ती उठाते हुए, पहले लंच कर लीजिए फिर काम कीजिएगा। सिया, पर सर, अभी बस थोड़ा सा काम बचा है, आप जाइए मैं आती हूँ। आरो, मिस सिया, शायद आप भूल रही हैं, बॉस मैं हूँ, तो अब चलिए, और आरू को भी आप ही लंच करवाएंगे। आरा की बात आने पर सिया मना नहीं कर पाती है और आरो के साथ बाहर आ जाती है। अब सब लंच कर रहे होते हैं। आरो देखता है कि सिया आर्या को अपने हाथों से खिला रही थी और आर्या भी बिना कोई नाटक किए उसके हाथ से खा रही थी। थोड़ी ही देर बाद लंच करके आरो और सिया वापस से काम में व्यस्त हो जाते हैं और इसी तरह आज का दिन निकल जाता है। सिया अपने घर जा चुकी थी, वहीं आर्या भी आज काफी खुश थी, और हो भी क्यों ना, आखिर आज वो सिया से मिली थी। अगले दिन आरो आर्या को लेकर ऑफिस पहुंचता है। इसकी वजह थी सिया। आर्या सिया से मिलना चाहती थी, इसलिए वो आरो के साथ ऑफिस आ गई थी। आरो आर्या को लेकर अपने केबिन में आता है, फिर फोन कर सिया को अपने केबिन में बुलाता है। सिया आरो के पास आकर, आपने बुलाया सर? आरो, सिया। आरो आगे आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही आर्या भाग कर सिया के पास आती है और उसके पैरों को पकड़कर उसे हक कर लेती है। सिया आर्या को देखकर खुश हो जाती है और झुककर उसे अपने गले से लगा लेती है। सिया आर्या को देखकर, अरे आरो, तुम यहाँ? आरो मुस्कुराते हुए, हाँ मिस सिया, क्या तुम थोड़ी देर आरो के साथ रह सकती है? वो तुमसे मिलने ही आई है। आरो की बात सुनकर सिया आर्या को देखती है, जो हाँ में अपना सिर हिला रही थी। सिया मुस्कुराते हुए आर्या को देखकर, क्यों नहीं सर, मैं आरू को अपने साथ ले जाती हूँ, कहकर वो आर्या को लेकर चली जाती है और आरो भी अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक एम्प्लॉय आरो के रूम में आता है, सर, मिस्टर चक्रवर्ती और उनके बेटे आए हैं। आरो, ओके, आप उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाइए
और मिस सिया को भी फाइल लेकर वहाँ आने को बोली। वो एम्प्लॉय ओके सर बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिया आर्या को अपने केबिन में सुलाकर कॉन्फ्रेंस रूम में आती है तो देखती है वहाँ सब उसी का इंतजार कर रहे थे। सिया सबसे माफी मांगकर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। मीटिंग के बीच में आरो देखता है कि मिस्टर चक्रवर्ती के बेटे का ध्यान मीटिंग पर ना होकर सिया पर था। वो सिया को गलत नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर आरो गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन खत्म हुई है। मिस्टर चक्रवर्ती को सिया की प्रेजेंटेशन काफी पसंद आती है। मिस्टर चक्रवर्ती, मिस्टर अग्निहोत्री, हमें आपकी प्रेजेंटेशन काफी पसंद आई है। हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आरो जी, थैंक यू मिस्टर चक्रवर्ती, हमें खुशी है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई। मिस्टर चक्रवर्ती का बेटा दक्ष सिया के पास आकर, बिल्कुल, ये प्रेजेंटेशन तो अच्छी ही थी। आखिर इन ब्यूटीफुल मोहतरमा ने जो दी थी, कहकर सिया का हाथ पकड़ लेता है। आरो उसकी हरकत देखकर चिढ़ जाता है। तभी पियून आकर सबको कॉफी सर्व करता है। जब वो सिया के पास आता है तो सिया ट्रे से खुद कॉफी उठाती है और कुछ इस तरह से कॉफी के मग को मिस्टर चक्रवर्ती के बेटे पर गिरा देती है, जिसे देखने पर लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। कॉफी गर्म होने की वजह से मिस्टर चक्रवर्ती का बेटा जल्दी से सिया का हाथ छोड़कर खुद को संभालता है। वहीं आरो सिया की इस हरकत पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। सिया, ओ सो सॉरी मिस्टर चक्रवर्ती, मुझे नहीं पता था आप जल जाएंगे, पर मैं क्या करती, गलती आपकी थी। आपको मुझसे दूर रहकर बात करनी थी ना। अब आग से खेलेंगे तो जलेंगे ही ना। मिस्टर चक्रवर्ती का बेटा दक्ष कुछ बोलता उससे पहले ही आरो बोलता है, शांत हो जाइए मिस्टर चक्रवर्ती और जल्दी से ठंडा पानी अपने ऊपर डालिए, वरना आपकी ये जलन निशान छोड़ देगी। मिस्टर चक्रवर्ती का बेटा गुस्से से, मैं? तभी मिस्टर चक्रवर्ती, शांत हो जाओ और चलो, कहकर वो अपने बेटे को वहां से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद सिया आरो को देखती है, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। सिया, सर वो। आरो मुस्कुराते हुए, आर्या कहाँ है? सिया, वो सो रही है। आरो मुस्कुराते हुए ओके कहकर चला जाता है। सिया आरो के जाने के बाद खुद से, ये खड़ूस भी अजीब ही है, मैंने उसके क्लाइंट को जला दिया और वो बिना कुछ बोले चला गया। मुस्कुराते हुए खड़ूस। रात के 10 बजे एक बार में मिस्टर चक्रवर्ती का बेटा दक्ष चक्रवर्ती बैठा शराब पिए जा रहा था। तभी अचानक से बार की लाइट चली जाती है और जब वापस लाइट आती है तो दक्ष अपनी जगह से गायब था। वहीं एक सुनसान से कमरे में जहां काफी अंधेरा था, वहां एक आदमी बंधा बैठा था। वो और कोई नहीं, दक्ष ही था। तभी एक जोरदार पंच दक्ष के मुंह पर लगता है, जिससे दक्ष का सिर घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद दक्ष देखता है एक शख्स उसके सामने खड़ा था। उसने फेस मास्क पहना था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। दक्ष डरते हुए, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बांध रखे हो? छोड़ो मुझे। वो शख्स, ये तब सोचना चाहिए था जब तूने उसे छुआ था, अब भुगत, कहकर एक और पंच दक्ष को मारता है। दक्ष, नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे। वो शख्स, उसने तो तुझे अपनी तरफ से सजा दे दी, पर मेरी बाकी है। सही कहा था उसने, आग है वो और मैं वो पानी जो उसकी तपिश को अपने अंदर समा सकता है, तो बाढ़ बनकर तुझ जैसे लंगूर को बहा भी सकता है। कहकर वो फिर से उसे मारता है और तब तक मारता है जब तक दक्ष बेहोश नहीं हो जाता। अगली सुबह एए कारपोरेशन में एक एम्प्लॉय आकर सिया को बताता है कि मिस्टर चक्रवर्ती आज मीटिंग के लिए नहीं आ पाएंगे। सिया, पर क्यों? वो एम्प्लॉय, वो मिस्टर चक्रवर्ती के बेटे हॉस्पिटल में हैं। कल उन्हें किसी ने बहुत पीटा है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगे। सिया, ओके तुम जाओ, मैं आरो सर को बता देती हूँ। आरो के केबिन में डोर नॉक होता है तो आरो अंदर आने को बोलता है तो सिया अंदर आती है। सिया, आरो सर। आरो काम करते हुए, हाँ सिया बोलो, क्या हुआ, कुछ काम था? सिया, सर वो आज मिस्टर चक्रवर्ती नहीं आ पाएंगे। आरो सिया को देखकर, क्यों? सिया, वो उनके बेटे को चोट आई है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आरो, ओ ठीक है, तुम एक बुके वहां पहुंचा दो। सिया, ओके सर, बोलकर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र आरो के हाथों की चोट पड़ जाती है। सिया आरो के पास जाकर फिक्र के साथ, आपको इतनी चोट कैसे लगी और आपने बताया भी नहीं? आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखता है, जिसके फेस पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। आरो अपनी सीट से उठते हुए, रिलैक्स, ज्यादा गहरी चोट नहीं है और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आरो की बात सुनकर सिया सोच में पड़ जाती है
वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। वो मैं आपके पिए हूँ, बस इसलिए फिक्र हो रही थी। आरो मुस्कुराते हुए सिया को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचता है और फिर उसकी ओर झुकने लगता है। आरो की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके कान में आरो की आवाज आती है, क्या सच में तुम्हें मेरी फिक्र बस इसलिए हो रही थी क्योंकि तुम मेरी पिए हो? आरो की बात सुनकर सिया अपनी आंखें खोलती है, फिर जल्दी से दूर होकर वो मैं आर्या। आरो क्या आर्या? फिर खुद को संभाल कर, हाँ वो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आर्या अब 4 साल की हो चुकी है तो उसे स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए, राइट? आरव मुस्कुराते हुए, यू डोंट वरी, मेरी बात हो गई है, जल्दी ही आर्या स्कूल जाने लगेगी। सिया, ओ फिर ठीक है मैं चलती हूँ, कहकर वो जाने लगती है। तभी आरव की आवाज आती है, सिया। सिया पलटकर, हाँ। आरव मुस्कुराते हुए, नेक्स्ट टाइम बात बदलने के लिए कोई अच्छा टॉपिक चूज करना। आरव की बात सुनकर सिया हड़बड़ा जाती है और जल्दी से आरव के केबिन से चली जाती है। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन आरव और सिया ऑफिस में साथ काम कर रहे थे। तभी आरव का फोन रिंग करता है। वो कॉल पिक करता है और कुछ बात कर फोन कट कर देता है। फिर सिया को साथ लेकर ऑफिस से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आरव की कार एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। आरव और सिया दोनों अंदर जाते हैं और एक केबिन में जाते हैं। आरव, हेलो डॉक्टर कपूर, कैसे हैं आप? डॉक्टर कपूर, हे आरव, कम। आई एम फाइन, तुम बताओ। आरव बैठ के, मैं ठीक हूँ, तुमने कॉल किया था? डॉक्टर कपूर, हाँ, आर्या की रिपोर्ट आ चुकी है। आर्या का नाम सुनते ही सिया सतर्क हो जाती है और ध्यान से दोनों की बातें सुनने लगती है। आरव, सब ठीक है ना? डॉक्टर कपूर, बिल्कुल सही है सब, इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट है। आरव खुश होकर, सच? डॉक्टर कपूर, हाँ। सिया जो जब से शांत बैठी थी वो एकदम से बोलती है, माफ कीजिएगा, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि आरू को क्या हुआ है? सिया की बात सुनकर डॉक्टर कपूर सिया को देखकर आरो से पूछते हैं, आरो ये? आरो, डॉक्टर कपूर, ये सिया है, मेरी पीए, और आरू की इम्प्रूवमेंट की वजह भी। डॉक्टर कपूर मुस्कुराते हैं, ओ। फिर सिया को देखकर, हेलो सिया, मैं डॉक्टर जयेश कपूर हूँ, आरो का फ्रेंड और आर्या का डॉक्टर। सिया, हेलो डॉक्टर, पर आपने बताया नहीं आरू को क्या हुआ है? डॉक्टर कपूर, दरअसल आर्या शुरू से ही किसी की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती थी। हमने उसके बहुत से टेस्ट भी किए थे पर सब कुछ नॉर्मल था। हम ये जानते थे आर्या को बोलना आता है पर वो खुद से नहीं बोलती थी। बहुत कोशिश के बाद भी सब नाकामयाब ही रहे। फिर एक दिन आरो का मेरे पास फोन आया कि उसने किसी से बात की थी और आप जानती हैं वो कोई और नहीं बल्कि आप ही थी। सिया हैरान होकर, मतलब आर्या ने पहली बार मुझसे बात की थी? आरो मुस्कुराते हुए, हाँ सिया, इनफैक्ट वो आज भी सिर्फ तुम्हारी बातों पर रिएक्ट करती है और किसी की भी बातों पर नहीं। सिया आरो की बात सुनकर हैरान रह जाती है। गाड़ी में सिया और आरो बैठे थे। सिया के दिमाग में डॉक्टर कपूर की बातें ही चल रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। अब तक तो उसे यही लगता था कि आर्या ने उसे पूरा किया है, पर अब उसे पता चला कि आर्या की लाइफ में भी उसने अपनी अहम जगह बना ली है। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। इन बीते दिनों में सिया ने आर्या पर बहुत मेहनत की थी। अब वो धीरे धीरे खुलने लगी थी। सिया के साथ दिन भर रहना और खूब मस्ती करना उसका डेली रूटीन हो गया था। आर्या ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। सिया भी आर्या के साथ साथ आरो के काम को भी मैनेज करती थी। धीरे धीरे ही सही, पर सिया को आरो के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। वो आरो को काफी समझने लगी थी। कब उसे क्या चाहिए ये उसे अच्छे से पता था। आज सिया काफी बिजी थी और हो भी क्यों ना, आखिर कल आरो का बर्थडे था और बड़े बड़े बिजनेसमैन कल बर्थडे पार्टी में आने वाले थे। सिया आरो को देखकर, मिस्टर अग्निहोत्री, गेस्ट लिस्ट में जितने भी नाम थे सबको कल की पार्टी का इनविटेशन पहुंच चुका है। अब आप प्लीज डिजाइनर के पास चलें ताकि आप अपने कपड़ों की फिटिंग देख लें। आरो मुस्कुराते हुए सिया को देख, चलिए। थोड़ी देर बाद सिया और आरो डिजाइनर के पास पहुंचते हैं। आरो कल के लिए अपने सूट देखने लगता है। थोड़ी देर बाद आरो एक नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट देखता है।
जो कि आरो और सिया दोनों को पसंद आता है और आरो उसे फाइनल करने के लिए बोल देता है। आरो डिजाइनर से, मेरा हो गया, अब तुम, सिया की तरफ इशारा करके, इनके लिए भी कोई अच्छी सी ड्रेस बता दो। सिया, पर मेरे लिए क्यों? कल आपका बर्थडे है, मेरा नहीं। फिर मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आरो, ज़रूरत है। कल सब आएंगे और मैं चाहता हूँ तुम कल सबसे सुंदर लगो। आरो की बात सुनकर सिया कुछ कह नहीं पाती है और ड्रेस देखने लगती है। थोड़ी देर दोनों ड्रेस देखते हैं, पर उनमें से आरो को कुछ भी पसंद नहीं आता है। सिया भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक वो आरो के कहने पर बहुत सी ड्रेस ट्राई कर चुकी थी, पर अब वो थक भी चुकी थी। सिया तंग आकर, बस मिस्टर अग्निहोत्री, अब नहीं, मुझे कुछ ट्राई नहीं करना है, कहकर वो दूसरे सेक्शन में आर्या के लिए कपड़े देखने चली जाती है। आरो भी सिया के पीछे जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक डमी में बहुत ही खूबसूरत सी नेवी ब्लू कलर की साड़ी होती है। उस साड़ी को देखकर आरो को सिया और उसकी पहली मुलाकात याद आ जाती है। आरो डिजाइनर को अपने पास बुलाकर, इस साड़ी को पैक कर दो। आरो की बात सुनकर डिजाइनर वहां से वो साड़ी पैक करवाने चले जाता है। थोड़ी देर बाद आरो और सिया अग्निहोत्री मेंशन आते हैं, जहां कल की पार्टी की तैयारी चल रही थी, और सिया वापस काम में बिजी हो जाती है। आज का दिन तैयारियों में ही निकल जाता है। अगली सुबह सिया की आंखें अपने घर की डोरबेल से खुलती है। वो जब डोर खोलती है तो हैरान रह जाती है। सामने आरो नॉर्मल सी टी शर्ट और लोअर में आर्या को लिए खड़ा था। वहीं आरो भी सिया को देखकर अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था, जो क्रॉप टॉप और शॉर्ट पहने बालों का मैसी बन बनाए उसे ही देख रही थी। उसने सिया को कभी ऐसे शॉर्ट कपड़ों में नहीं देखा था। उसने तो बस उसे साड़ी और ऑफिस के फॉर्मल शर्ट पैंट में देखा था, पर आज उसे ऐसे देखना और उसकी खूबसूरती से अपनी नजरें हटाना आरो के लिए मुश्किल हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी दोनों को होश आर्या की आवाज से आता है, जो सिया को देखकर एंजल बोलकर उसे बुलाती है। सिया होश में आती हुई, आरू, आप इतनी सुबह? आरू मुस्कुराती हुई, हाँ, एक्चुअली आरू को तुमसे मिलना था, बहुत जिद कर रही थी तो मुझे उसे लाना पड़ा। सिया मुस्कुराती हुई, कोई बात नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, आइए अंदर आइए। सिया आरो और आर्या के साथ अंदर आती है। सिया, आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। आरो, ओके। सिया अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती है। वहीं आरो सिया के घर को ऑब्जर्व करने लगता है। थोड़ी देर बाद सिया जब बाहर आती है तो देखती है कि किचन से कुछ आवाजें आ रही हैं और बहुत अच्छी खुशबू ने पूरे घर को अपने अंदर समा लिया था। सिया किचन की तरफ जाती है तो देखती ही रह जाती है। आरो एप्रन पहने कुकिंग कर रहा था। वहीं आर्या भी वहीं स्लेब में बैठे आरो की मदद कर रही थी। सिया आरो को देखकर उसमें ही खो जाती है। इस वक्त आरो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। एप्रन पहनने के बाद भी उसकी बॉडी उभर कर दिख रही थी। पसीने की बूंदें उसके हैंडसम फेस को और भी आकर्षक बना रही थी। किसी की नजरें खुद पर महसूस कर जब आरो देखता है तो उसे सिया खुद में हुई नजर आती है। वो आर्या को देखकर कुछ इशारा करता है और धीमे कदमों के साथ सिया के पास जाने लगता है। सिया के पास पहुंचकर वो सिया से, मैं बहुत डैशिंग लग रहा हूँ? सिया वैसे ही खोए हुए, हाँ बहुत। आरो मुस्कुराते हुए, तो फिर क्या मन कर रहा है? सिया खोए हुए, मन कर रहा है कि उन्हें। आरो मुस्कुराते हुए सिया के चेहरे के करीब जाने लगता है, कि मुझे क्या? सिया कि सिया कुछ आगे बोल पाती, तब तक आरो ने सिया की नाक पर अपने हाथ में लगा आटा लगा दिया था, जिससे सिया एकदम से होश में आती है। सिया हड़बड़ाकर, वो मैं। सिया की नाक पर लगे आटे को देखकर आर्या हंसने लगती है और आरो भी मुस्कुराने लगता है। सिया जब दोनों को हंसते हुए देखती है तो उसे अजीब लगता है, पर जब उसे आटे के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से आरो को देखकर आगे बढ़ने लगती है। सिया आरो के पास आते हुए, आपने किया ये सब? आरो मुस्कुराकर पीछे जाते हुए, नहीं, मैं तो बस तुम्हें होश में ला रहा था। सिया, रुकिए, आपको तो मैं अभी बताती हूँ, कहकर वो आरो के पीछे भागने लगती है। आरो भी सिया से बचकर आगे भागता है। आर्या दोनों को इस तरह भागता देख हंसने लगती है और जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। उसे भले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो बहुत इंजॉय कर रही थी। आरो और सिया पूरे घर में भाग रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही भागने के बाद आखिरकार सिया आरो को पकड़ ही लेती है, या ये कहो कि आरो जानबूझकर सिया को खुद को पकड़ने देता है। सिया आरो को पकड़कर, रुकिए, अब मैं बताती हूँ,
कहकर वो आरो के पास आने लगती है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिरने लगती है। आरो सिया को गिरता देख जल्दी खुद के करीब खींच लेता है, पर अचानक इस तरह खींचने से वो भी नहीं संभाल पाता है और सिया को लेके नीचे गिर जाता है। आरो के ऊपर सिया होती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए रहते हैं। सिया आरो को देखकर, देखा, पकड़ लिया ना। आरो मुस्कुराते हुए सिया को अपने और करीब खींच लेता है। हाँ, पकड़ तो लिया। सिया आरो को देखकर, हैप्पी बर्थडे मिस्टर अग्निहोत्री। आरो मुस्कुराते हुए, मिस सिया, आपके यहाँ लोगों को ऐसे ही विश करते हैं? सिया असमंजस में, हाँ क्यों, और किसी तरीके से भी विश करते हैं क्या? आरो मुस्कुराते हुए, हाँ। सिया मासूमियत से, कैसे? सिया के मासूमियत से पूछे गए सवाल को सुनकर आरो ऐसे बोलकर एकदम से पलटता है। अब सिया आरो के नीचे होती है और बिना किसी वार्निंग के सिया के होठों पर अपने होंठ रख देता है। आरो के इस रिएक्शन से सिया हैरान रह जाती है, लेकिन आरो की करीबी से वो मदहोश होने लगती है और फिर वो भी आरो का साथ देने लगती है। थोड़ी देर बाद जब आरो देखता है कि सिया की सांसें उखड़ रही है, तो वो सिया से दूर होता है और खड़े होकर सिया को भी उठाता है। सिया अभी भी अपनी सांसें काबू करने में लगी हुई थी। वो शर्म के कारण आरो की तरफ देख भी नहीं पाता। आरो ये बात समझ जाता है, इसलिए वो उसे नॉर्मल करने के लिए कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी है तो चले? आरू भी वेट कर रही होगी। सिया हाँ में सिर हिलाकर आरू के पास चली जाती है। आरो, सिया और आर्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सिया को तो विश्वास ही नहीं होता है कि आरो इतनी अच्छी कुकिंग भी कर सकता है। थोड़ी देर बाद तीनों अग्निहोत्री मेंशन के लिए निकलते हैं। सिया वहां जाकर एक बार फिर बिजी हो जाती है। आरो भी सिया को काम करते देखता रहता है। तभी आरो की दादी करुणा अग्निहोत्री आरो से मिलने वहां आती है। करुणा जी, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं आरो बेटा। आरो, थैंक यू दादी। करुणा जी थोड़ी देर आरो से बात करती हैं, फिर सिया को देखकर, आरो बेटा, ये बच्ची कौन है? दादी की बात सुनकर सिया उनके पास आती है। नमस्ते दादी माँ, मैं सिया हूँ, आरो सर की पीए। सिया की बात सुनकर दादी माँ खुश होती हैं और सिया को अपने पास बैठाकर उससे बातें करने लगती हैं। करुणा जी को सिया आरू के लिए बहुत पसंद आती है और उनके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान बनने लगते हैं। जल्दी शाम भी हो जाती है, गेस्ट भी आने लगते हैं। सिया जल्दी रेडी होने ऊपर आर्या के रूम में ही चली जाती है। तभी आरो, जो बिल्कुल रेडी था, आर्या के रूम में आता है। सिया आरो को देखकर उसी में खो जाती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर आरो इतना हैंडसम लग ही रहा था। तभी आरो की आवाज़ से सिया को होश आता है। आरो एक पैकेट सिया को देते हुए, वो एक्चुअली इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है। सिया हैरान होकर, पर ये आपने कब? आरो मुस्कुराते हुए, जब तुम आरू के लिए ड्रेस ले रही थी तभी ही। सिया पैकेट लेते हुए, ओके, मैं आज यही पहनूंगी, पर पहले मैं आर्या को रेडी कर दूं। आरो, नो नो, तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं आरू को रेडी कर दूंगा। सिया, पर आप कैसे? आई मीन नीचे सब आपका ही वेट कर रहे हैं तो आप। आरो, नहीं, नीचे मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हम तीनों साथ ही नीचे जाएंगे। आर्या की तरफ देखकर, है ना आरू? आरू खुश होते हुए, हाँ, मैं अपना सिर हिला देती है। सिया दोनों को देखकर ओके कहकर वॉशरूम में चली जाती है। वहीं आरो आर्या को रेडी करने लगता है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का डोर खुलता है और सिया नेवी ब्लू साड़ी पहने बाहर आती है। आरो जब देखता है तो अपनी पलकें झपकाना भी भूल जाता है। सिया बहुत ही सुंदर लग रही थी उस साड़ी में। आर्या भी सिया को देखकर ताली बजाने लगती है। आरो सिया के पास आकर, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। सिया आरो की बात सुनकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। नीचे हॉल में सारे गेस्ट आ चुके थे। आरो के चाचा जी राजेश अग्निहोत्री भी अपनी वाइफ के साथ आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हॉल की लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉट लाइट सीढ़ियों पर आती है, जहां आरो, सिया और आर्या के साथ खड़ा था। तीनों ने ही नेवी ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे। सबकी नजरें उन तीनों पर ही टिकी हुई थी। तीनों साथ में एक फैमिली की तरह लग रहे थे। करुणा जी उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं और उनकी नज़र उतार लेती हैं। तीनों नीचे आते हैं, फिर आरो सब गेस्ट से मिलने लगता है। थोड़ी देर बाद केक कट होता है, फिर सब आरो को ढेरों बधाइयाँ देते हैं। तभी एक बार फिर हॉल की लाइट बंद होती है और एक स्पॉट लाइट सिया पर पड़ती है। सिया, गुड इवनिंग एवरीवन, आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री, आपको सबने विश किया और गिफ्ट भी दिए,
आज आपकी आरू भी आपको कुछ देना चाहती है। तभी एक और स्पॉटलाइट आर्या पर पड़ती है। आरो असमंजस के साथ सिया को तो कभी आर्या को देखता है, पर तभी एक आवाज आरो की आंखों में नमी और चेहरे में मुस्कुराहट दोनों ला देती है। यह आर्या की आवाज होती है। आर्या खुश होते तोतली आवाज में, हैप्पी बर्थडे आरू के डैडी। आज आर्या ने पहली बार आरो को डैडी कहा था। उसे तो ये सब एक सपना सा लगता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर्या ने उसे डैडी कहा है। आर्या अपने घुटनों पर बैठकर अपनी बाहें फैला देता है, जिसे देखकर आर्या भागकर उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है। आरो भी मुस्कुराते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। आरो मुस्कुराते हुए, आरू, आपने आज जो बोला वो किसने सिखाया आपको? आर्या सिया की तरफ देखकर, एंजल ने। आरो सिया को देखता है, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर आर्या को देखकर, आपको पता है आरू, आज आपने मुझे सबसे अच्छा और सबसे कीमती गिफ्ट दिया है। आरो की बात सुनकर आर्या खुश होते हुए, आई लव यू डैडी। आरो मुस्कुराते हुए, लव यू टू बच्चा। धीरे धीरे पार्टी ऐसे ही चलती है। फिर सभी कपल्स को डांस के लिए इनवाइट किया जाता है। बहुत सी लड़कियां आरो के पास डांस के लिए आती हैं, पर आरो सबको कुछ ना कुछ कहकर मना कर देता है। थोड़ी देर बाद सिया आरो के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर, क्या मिस्टर आरो अग्निहोत्री अपनी पीए के साथ डांस करना पसंद करेंगे? आरो मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ देकर, जब पीए इतनी खूबसूरत हो तो भला कोई कैसे मना कर सकता है? आरो की बात सुनकर सिया मुस्कुरा देती है। फिर दोनों सबके साथ डांस करने लगते हैं। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। आरो, थैंक यू। सिया, वो किस लिए? आरो सिया को गोल घुमाकर अपने करीब खींचता है। आर्या ने आज मुझे डैडी कहा और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिया मुस्कुराते हुए, मैंने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया, बस आरू को समझाया था। तो अब आप ऐसे ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए। आरो मुस्कुराते हुए सिया को देखकर, वैसे मैं आखिरी बार अपने पीए के साथ डांस कर रहा हूँ। सिया आरो को देखकर, मतलब? आरो सिया को अपने करीब खींचकर, क्योंकि मैं अब बस अपनी वाइफ के साथ डांस करना चाहता हूँ। आरो की बात सुनकर सिया हैरान रह जाती है। उसे कहीं ना कहीं आरो की बात का मतलब समझ आ रहा था। थोड़ी देर पार्टी ऐसी ही चलती रहती है। तभी एक लेडी आरो के पास आती है। लेडी, हैप्पी बर्थडे आरो। उस लेडी की आवाज़ सुनकर आरो पीछे पलटकर देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं करुणा जी भी उस लेडी को देखकर हैरान रह जाती है। आरो गुस्से से, तुम यहाँ क्या कर रही हो श्रेया? श्रेया आरो की पत्नी और आर्या की माँ, जो कि बहुत ही सुंदर है। हाँ, हमारी सिया से ज़्यादा नहीं, पर सुंदर तो है कि अगर कोई एक बार देखे तो शायद देखता ही रह जाए। हालांकि आरो और श्रेया का डाइवोर्स हो चुका है। सिया जो आर्या को सुलाने ऊपर गई थी, वो नीचे आकर वहां जो कुछ भी हो रहा है समझने की कोशिश करती है। श्रेया, कमान आरो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मुझे तो आना ही था। आरो गुस्से से, इससे पहले ही कि मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालूं, चले जाओ यहाँ से। श्रेया हंसते हुए, ऐसे कैसे? भले ही तुम मुझे अपना बर्थडे केक ना खिलाओ, पर मैं तो तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट दूंगी ना। कहकर वो किसी आदमी को बुलाती है। 2 मिनट बाद एक आदमी काले कोट में अंदर आता है, जो कि एक वकील था। वो आकर अपने बैग से एक पेपर निकालता है और श्रेया की तरफ बढ़ा देता है। श्रेया उस पेपर को लेकर आरो को देते हुए, लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। आरो गुस्से से श्रेया से वो पेपर लेता है और जब उसे पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। उस पेपर में ऐसा क्या लिखा है जो पढ़कर आरो हैरान रह जाता है, और श्रेया ऐसा क्या करना चाहती है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।